हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का चैप्टर संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स देखिए, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत राज्यों का संघ है। जो ये वाक्य है इसका क्या अर्थ है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें इसका अर्थ समझाया है और उनके अनुसार इसके दो अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका में फ्रेंड्स क्या हुआ, जब यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बना था तो उससे पहले कई सारे राज्य वहाँ पर थे और उन सभी राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों का निर्माण भारतीय संघ ने किया, यानी कि भारत ने किया है। राज्यों ने भारत को नहीं बनाया, भारत ने राज्यों को बनाया है अपने शासन को आसान बनाने के लिए। तो यही कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ये नहीं है कि राज्यों ने आपस में समझौता किया और भारत का निर्माण किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु अमेरिका में ऐसा ही है, राज्यों ने अमेरिका का निर्माण किया समझौते के अनुसार। इसके साथ ही जो राज्यों का संघ है भारत, इसका दूसरा अर्थ यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। राज्य संघ से किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। कई बार हमने सुना है कि पंजाब अलग होना चाहता था, एक अलग स्टेट बनना चाहता था, एक अलग देश बनना चाहता था। परंतु भारतीय संविधान में राज्यों को संघ से अलग, केंद्र सरकार से या भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके तहत उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही नागालैंड, जम्मू कश्मीर इत्यादियों में मांग होती रहती है अलग राष्ट्र बनाने की, परंतु भारतीय संविधान में राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। एक बात और कि इंडिया और भारत, ये दो नाम हैं भारत के, इनको लेकर संविधान सभा में एक चर्चा हुई थी और कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत के मॉडर्न नाम यानी कि आधुनिक नाम को अपनाना चाहिए, भारत का नाम इंडिया रखना चाहिए। परंतु कुछ ने कहा कि भारत का जो परंपरागत नाम है भारत, इसे भारत ही रहने दिया जाना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने दोनों ही नामों को स्वीकार किया। फ्रेंड्स, पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को दर्शाया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन किया गया है। मतलब पहली अनुसूची में प्रत्येक राज्य का नाम लिखा है, जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और उनके साथ ही जो संघ शासित क्षेत्र हैं यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनके भी नाम हैं और साथ में ही उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं ये सारा वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश से कुछ समय पहले ही, परंतु अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है। इस वजह से अब 8 हो गए हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, मतलब इसमें राज्य आते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य इसमें आते हैं। दूसरा जो श्रेणी है वो है संघ राज्यों के क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़। फ्रेंड्स, इस तीसरी श्रेणी में ऐसे राज्य या क्षेत्र आते हैं जिन्हें भारतीय सरकार किसी भी समय अपने अंडर में ले सकती है, भारत में शामिल कर सकती है। अगर आज के समय पर हम देखें तो जो अक्साई चीन का एरिया है, जो कि भारत का एरिया था और चीन ने कब्जा कर रखा है, परंतु भारत उस पर अपना अधिकार जताता है, तो उसे भारत किसी भी समय अधिकृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त पीओके, वो भी ऐसा क्षेत्र है जिसे भारतीय सरकार किसी भी समय अधिकृत कर सकती है। हालांकि वो ऐसा करती नहीं है क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परंतु अगर हम इतिहास की बात करें, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, पौंडीचेरी, ये इत्यादि ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया था और बाद में भारत सरकार के द्वारा वो क्षेत्र अधिकृत कर लिए गए। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए तो भारत का संविधान सभी राज्यों पर एक बराबर या समान रूप से लागू होता है, परंतु संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्य।
इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्यों के भीतर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। मतलब 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में ऐसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है जहाँ पर जैसे कई तरह की जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी समूह रहते हैं, जैसे कि नागालैंड वगैरह में, झारखंड वगैरह में, वहाँ कई तरह की जनजातियाँ रहती हैं जिनके लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था के लिए अलग उपबंध किए गए हैं। फ्रेंड्स, भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते, मतलब भारत एक पूरी तरह स्वतंत्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। मतलब विदेशी क्षेत्र को अपने अधीन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अनुच्छेद 1 को अच्छे से समझ लिया और कुछ अन्य प्रावधानों को अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद की। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहली कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति, दूसरी नए राज्यों के गठन की शक्ति। मतलब ऐसे राज्य जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ऐसे नए राज्य, तो ऐसे कोई भी नया राज्य जो कि भारतीय संघ का हिस्सा ना हो, उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है। जैसे कि अगर हम गोवा को देखें तो एक समय ऐसा था जब गोवा भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, उस पर पुर्तगाल का शासन था। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत गोवा को नए राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 1960 के आसपास, और नए राज्यों का गठन, यानी कि फिर गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो बात यह है कि कोई भी नया राज्य जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद शामिल कर सकती है भारत में और उसका गठन कर सकती है। गठन का मतलब है कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन इत्यादि। इसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब देखो, अनुच्छेद 2 ऐसे राज्यों की बात करता है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, परंतु अनुच्छेद 3 ऐसे राज्यों की बात करता है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा हैं और उनमें परिवर्तन की बात करता है। मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के किसी भाग को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना को बनाया गया, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और संसद ने ऐसा कई बार किया भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को बनाया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त संसद कई बार नाम का भी परिवर्तन करती है, जैसे कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, परंतु वर्तमान समय में हम उसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये परिवर्तन की राज्यों से संबंधित, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इस 2 शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी ऐसा अध्यादेश जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना है, अगर कोई भी परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश है जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना है, उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी अध्यादेश संसद में तभी पेश होगा जब पहले से ही राष्ट्रपति उस पर पूर्व अनुमति दे देंगे। इसके साथ ही दूसरी जो शर्त है वो ये है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से पहले, अपनी अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य की विधानमंडल का मत जानने के लिए उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल में भेजते हैं। संघ शासित क्षेत्र में नहीं भेजते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल में भेजते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना है, तो जो भी अध्यादेश बनेगा उसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से पहले उसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पास भेजेंगे उनका मत जानने के लिए। अब उन्हें एक निश्चित समय में अपना मत देना होता है राज्य विधानमंडल को। इसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं और वो संसद में पेश होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य के विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब राज्य का विधानमंडल अध्यादेश के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इससे संसद और राष्ट्रपति को कोई लेना देना ही नहीं है।
तो इस प्रकार राज्यों को भारतीय संविधान में किसी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई है। अगर संसद चाहे तो किसी नए राज्य को बना सकती है दूसरे राज्य में से, और किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला भी सकती है। इस प्रकार भारतीय संघ को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार राज्यों को बांट सकती है, राज्यों को परिवर्तित कर सकती है, परंतु राज्य संघ को परिवर्तित या संघ को विभाजित नहीं कर सकते। इसके अलावा अमेरिकी संविधान में राज्यों को गारंटी प्रदान की गई है और बिना राज्यों की अनुमति के उनकी सीमा वगैरह में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अमेरिकी संघ को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब वहाँ पर राज्य भी अविभाज्य हैं, मतलब राज्यों को भी विभाजित नहीं किया जा सकता और राज्य भी संघ को विभाजित नहीं कर सकते अमेरिका में। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के द्वारा किए गए किसी प्रकार के कार्य या परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जा सकता। मतलब ऐसा कोई भी परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के अधीन किया गया है तो उसे हम संशोधन नहीं मान सकते अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 4 में। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था वो सर रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। उन्होंने पेंसिल से कॉपी पर एक विभाजन कर दिया था जिससे कई समस्याएं पैदा हो गई थी। तो उसी से रिलेटेड एक गांव था बेडूबाड़ी संघ, जो कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर था, परंतु वो भारत के क्षेत्र में आ रहा था और उसकी 90% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय से थी। तो इसी आधार पर पाकिस्तान ने मांग की कि बेडूबाड़ी को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में मिलाया जाए, और इसी बात को भारत सरकार ने मानते हुए ये फैसला लिया कि जो बेडूबाड़ी जो गांव है उसको पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और ये प्रश्न किया गया कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह राज्यों की सीमा को समाप्त करे और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद ऐसा काम नहीं कर सकती है, यानी कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दे सकती है। संसद को अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा और उसके तहत संशोधन के तहत ही किसी अन्य देश को भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी आधार पर भारतीय संसद ने 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत पाकिस्तान को वो क्षेत्र दे दिया गया, यानी कि बेडूबाड़ी जो क्षेत्र था वो प्रदान कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सीमा निर्धारण विवाद को कार्यपालिका द्वारा भी हल किया जा सकता है, इसके लिए संशोधन की ज़रूरत नहीं है। परंतु हाँ, अगर जब भूमि का हस्तांतरण हो, अगर आप भूमि किसी को दे रहे हो दूसरे देश को, तब संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु अगर सीमा विवाद को हल करना है, सॉल्व करना है, तो वो कार्यपालिका कर सकती है बिना संशोधन के। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। तो बांग्लादेश और भारत के बीच कई क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा था, जिसको समय समय पर हल करने के लिए कुछ समझौते भी हुए, जैसे कि 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ। नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय और नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ये विवाद क्या था कि कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि बांग्लादेश के थे, परंतु वो भारत के अंदर आ रहे थे, जिन्हें एनक्लेव्स कहते हैं। परंतु कई भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश के अंतर्गत थे। मतलब कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारतीय लोग रहते थे और वो क्षेत्र बांग्लादेश में आ रहे थे, और कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे परंतु वो क्षेत्र भारत में आ रहे थे। तो 1974 में एक समझौता हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के समय बांग्लादेश के साथ, परंतु उस समय भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी और संशोधन हो नहीं पाया। इस कारण से विवाद बना ही रहा, हालांकि समझौता हो गया था।
परंतु 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत इस विवाद को समाप्त किया गया और 111 विदेशी अंत क्षेत्रों को यानी कि एन्क्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया और 51 विदेशी अंत क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया बांग्लादेश ने। भारत ने 111 हस्तांतरित किए और बांग्लादेश ने 51, और इसके तहत जो विवाद था सदा के लिए समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव भारत में किस प्रकार से हुआ। देशी रियासतों का एकीकरण। फ्रेंड्स, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत में और दूसरा देशी रियासतों में। ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन होता था, मतलब जहां पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन करती थी उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और देशी रियासतें ऐसी रियासतें होती थी जहां पर राजाओं का शासन था और उन राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो देशी रियासतों को तीन ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन ये था कि अगर देशी रियासतें चाहें तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर देशी रियासतें चाहें तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन था कि वो स्वतंत्र रहकर खुद ही एक देश बन सकती हैं। और भारत के लिए ये समस्या तब बन गया जब भारत में देखा गया कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 552 देशी रियासतें थीं। इसलिए इन रियासतों को भारत में शामिल करना आवश्यक हो गया और वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ भी और 549 रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। परंतु 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसी के चलते बाद में जूनागढ़ में जनमत कराया गया और जनमत के आधार पर भारत में शामिल किया गया जूनागढ़ को। इसके बाद हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की गई, यानी कि सेना की सहायता ली गई और उसकी सहायता से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इसी के चलते 1950 में संविधान ने भारतीय संघ क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में से पहला भाग था क, ख, ग और घ। इन चारों भागों में कुछ राज्य थे, जैसे कि भाग क में वो राज्य शामिल थे जहां पर ब्रिटिश सरकार के गवर्नर शासन करते थे। जब ब्रिटिश भारत था तब जिन राज्यों में गवर्नरों का शासन होता था उन्हें भाग क में रखा गया, और जिन राज्यों में विधानमंडल भी थी और शाही शासन यानी कि राजा भी थे उनको भाग ख में रखा गया। और कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन होता था और कुछ में शाही शासन यानी कि राजाओं का शासन था। तो भाग क में वो राज्य शामिल किए गए और भाग घ में केवल अंडमान और निकोबार को शामिल किया गया। तो ये अस्थायी वर्गीकरण कुछ समय के लिए किया गया था। यहाँ पर ये तालिका आप देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक राज्य का नाम लिखा हुआ है वो किस भाग में शामिल है। और फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी थी। और देश की आज़ादी के बाद कुछ ऐसा ही हुआ और आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विशेषकर दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और ये मांग बहुत ही ज़्यादा उग्र हो रही थी। पंडित नेहरू चाहते थे कि अभी देश आज़ाद हुआ है तो अब हम किसी प्रकार का खतरा नहीं ले सकते राज्यों को भाषा के आधार पर बांटकर। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अगर राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए तो इससे भारत की एकता पर आंच आ सकती है, एकता कम हो सकती है। तो इसी आधार पर सरकार जो थी वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहती थी। परंतु सरकार के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया जब जगह जगह क्षेत्रों से ये बात उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। इसके लिए लोग आंदोलन वगैरह भी करने लगे। तो इसी के चलते भारत सरकार ने एक भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की एस.के. धर की अध्यक्षता में, जिसे धर आयोग कहा गया। और इसी के चलते जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की। तो भारतीय सरकार ने एक आयोग की स्थापना की, भाषाई प्रांत आयोग की। कब की थी? जून 1948 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस.के. धर। इसका काम क्या था? इसका काम यही था
कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो इसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने की बजाय राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धर आयोग ने ये सिफारिश की कि राज्यों का गठन प्रशासन की सुविधा को देखकर होना चाहिए कि शासन चलाने में किस प्रकार की आसानी हो सकती है, उसी आधार पर राज्यों को बांटा जाना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा नहीं जाना चाहिए। ये सिफारिश धर आयोग ने की और जब ये लोगों को पता चला कि ऐसे सिफारिश की गई है तो इससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैला। इससे आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र रूप लेने लगे। जनता की जो मांग थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। एक गृह युद्ध जैसे समस्या पैदा हो सकती थी, ऐसे माहौल सा बन गया। तो भारतीय सरकार इससे घबरा रही थी। तो इसी के चलते दिसंबर 1948 में जेवी समिति का गठन किया गया, जिसमें स्वयं जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसका नाम जो जेवीपी है वो इसके सदस्यों के नाम पर ही पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 इसके सदस्य थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और उसमें इसने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को अस्वीकार कर दिया। मतलब ये जो दूसरी समिति बनी थी, पहली और दूसरी दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेहरू जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे और एक तरह से जो कुछ नेता थे जैसे कि वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। क्योंकि भाई देखो, अभी अभी देश आज़ादी हुआ है और आज़ादी के तुरंत बाद इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता ना कोई। उनको ऐसा लगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि भाई विभाजन जैसी समस्या पैदा हो जाए। कल को लोग अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दें, उससे एकता रखें, परंतु भारत में उनकी एकता कम हो जाए। तो इस डर के कारण उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को अस्वीकार कर दिया। परंतु 1953 में आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये हड़ताल उनकी बहुत ही ज़्यादा लंबी चली, लगभग 40 दिन से भी ज़्यादा बीत गए जब उनको भूख हड़ताल पर। तो नेहरू जी भी इससे बहुत परेशान हो गए। शुरू में तो वो इसको बिल्कुल ही महत्व ही नहीं दे रहे थे, परंतु जब 40 दिन से भी ज़्यादा बीत गए और जो आंदोलन था एक तरह का वो बहुत ही ज़्यादा जब उग्र हो गया, लोग सरकारी दफ्तरों पर जब हमला करने लगे, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने मद्रास के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा नेहरू जी ने। उस समय मद्रास के चीफ मिनिस्टर श्री राजगोपालाचारी थे। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा कि आप घबराइए मत, यहाँ के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आप दिल्ली बुलाकर समझाइए, वो मान जाएंगे और जो ये मामला है राज्य की मांग का वो थम जाएगा। परंतु तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कर्ता जिनका नाम आपको बता दिया गया पोट्टी श्रीरामुलु था, उनका निधन हो गया। इससे समस्या बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। लोग सड़कों पर उतर गए और सरकारी दफ्तरों को जलाने लगे और बहुत ही ज़्यादा समस्या बिगड़ गई थी, जिसके चलते सरकार को मजबूर होकर 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन की अनुमति देनी पड़ी। और आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था? तेलुगु भाषा के आधार पर। और जब एक राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो गया तो इसके चलते पूरे देश से कई अन्य भागों से भी ये मांग तेज होने लगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार को मजबूर होकर दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फैसल अली की अध्यक्षता में गठित करना पड़ा। एक फैसल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका काम था कि वो सिफारिश करेगा कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए या राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो मांग हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाए। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इसने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और इसने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। अब इसकी कुछ सिफारिशों को नहीं माना गया, बट ज़्यादातर सिफारिशों को इस आयोग की मान लिया गया, जिसके चलते राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1956 में, जिसके आधार पर जो राज्यों का वर्गीकरण था भाग का, खा और गा में, उनको समाप्त कर दिया गया।
और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के चलते केरल का गठन किया गया। हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था 1953 में, 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिया गया। सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे प्रांत में मिला दिया गया, जो कि आज के टाइम पर गुजरात के हिस्से हैं। इसी के चलते अजमेर जो कि एक इसी के चलते अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों को, कुछ जैसे रियासत जैसे जो क्षेत्र थे, उनको दूसरे राज्यों वगैरह में मिलाकर राज्यों का गठन किया गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। परंतु इससे भी संतुष्टि क्षेत्रों को नहीं मिली। जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग थी वो बढ़ती ही चली गई और मांग ये कभी थमी ही नहीं और आज भी जारी है। इसी के चलते अब हम बात करते हैं कि 1956 के बाद किस किस प्रकार के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो पहले बना 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य। देखो फ्रेंड्स, ये एक बॉम्बे प्रांत था। बॉम्बे राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही शामिल थे और यहाँ पर द्विभाषी लोग रहते थे। गुजराती और मराठी दोनों की अपनी अपनी मांग थी। गुजरातियों ने गुजरात की मांग की, गुजरात राज्य बनाने की, और मराठियों ने महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग की। और इसी आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। परंतु राजधानी बम्बई को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि गुजराती चाहते थे कि बम्बई गुजरात की राजधानी होनी चाहिए और मराठी चाहते थे कि बम्बई यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होनी चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चला, परंतु फिर भी बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। तो और इसी प्रकार इन दोनों राज्य का गठन 1960 में हुआ और गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। दादरा एवं नागर हवेली 1954 में ये स्वतंत्र हुए। 1954 से पहले दादरा एवं नागर हवेली पर पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ पर स्वयं लोगों के द्वारा प्रशासन चलाया गया, परंतु फिर जल्द ही 10वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1961 में और इसके तहत दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा, दमन एवं दीव। गोवा, दमन एवं दीव पर भी 1961 से पहले पुर्तगाल का ही शासन था। इसके बाद भारत सरकार ने सैनिक सहायता से गोवा, दमन एवं दीव को अपने अंडर में ले लिया। पुर्तगाल सैनिकों को घेर लिया और उनको बंदी बना लिया गया और बाद में हालांकि पुर्तगाली सैनिकों को छोड़ दिया गया और गोवा, दमन और एवं दीव को भारत में मिला लिया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पारित किया गया, जिसके तहत गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पुदुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, इस पर फ्रांसीसी शासन था। फ्रेंड्स, फ्रांस का भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे कि पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इन चारों क्षेत्रों पर फ्रांस का शासन था, मतलब ये फ्रांस के अधीन थे। इन चारों को ही नॉर्मली पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी कहा जाता था। अब जब अंग्रेज़ों ने इतने बड़े भारत को छोड़ दिया, तो इसी के चलते कुछ समय बाद 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। मतलब जो पौंडीचेरी था, इन जो क्षेत्र थे, फ्रांस ने इसे 1954 में भारत को सौंप दिया और यहाँ का जो शासन था 1962 तक अधिकृत क्षेत्र की तरह यहाँ पर शासन चलाया गया। बाद में 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नागालैंड। अब नागालैंड में जो आंदोलनकारी थे वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी के चलते भारतीय सरकार ने नागालैंड को संतुष्ट करने के लिए 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर त्वेनसांग को क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड का निर्माण किया और नागालैंड राज्य बनाया गया। हालांकि इससे भी नागालैंड के जो आंदोलनकारी थे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और अभी भी हालात इतने वहाँ के सुधरे नहीं हैं। 1966 में पंजाब राज्य से हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा,
पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य के रूप में बनाया गया। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण किया गया, एक चंडीगढ़ और दूसरा हिमाचल प्रदेश। ये किससे बने थे? पंजाब राज्य से ही बने थे। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो 1972 में ये तीनों ही राज्य बने। मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के तहत मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। असम में से कुछ क्षेत्रों को काट कर कुछ क्षेत्रों को अलग करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर ये राज्य नहीं बनाए जा रहे, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 1972 में। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था ब्रिटिश भारत के समय में भी, जहाँ पर चौग्याल शासन था। 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, तब भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। मतलब जो रक्षा से संबंधित जो मामले थे उसका दायित्व भारत सरकार के ऊपर था, और जो आंतरिक मामले थे वो चौग्याल शासन के अंतर्गत, यानी कि राजा का काम था कि वो सिक्किम के आंतरिक मामलों को संभाले, और जो रक्षा संबंधी जो मामले थे वो भारत सरकार के हाथ में थे। इसके कुछ समय बाद 1974 में 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। मतलब सिक्किम ने भारत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई, और इसी के तहत भारत सरकार ने 1974 में 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संबद्ध राज्य का दर्जा में ये समझ सकते हैं कि कुछ जो आंतरिक मामले भी थे वो अब भारत सरकार देख सकती थी, हालांकि शासन वहाँ पर राजा का ही रहने वाला था। इसके तहत अनुच्छेद 2 का नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 का एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। इसमें नियम वगैरह बनाए गए कि कौन कौन से नियम उस राज्य में लागू होंगे। हालांकि वहाँ पर चौग्याल ही शासन था, परंतु भारत सरकार ने 1975 में सिक्किम में जनमत करवाया। मतलब लोगों से पूछा कि आपको किसका शासन चाहिए, और जनमत ने चौग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए अपना मत दिया, जिसके तहत 36वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और जो यहाँ पर एक अनुच्छेद जोड़ा गया था और एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया, और पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करके एक अनुच्छेद 371(4) जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को कुछ विशेष सुविधाएं दी, क्योंकि सिक्किम बॉर्डर पर आता है, जहां पर चाइना, तिब्बत और सिक्किम का बॉर्डर है। तो इसी के तहत उस एक नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 371(4) जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, वो भी रक्षा करने के लिए बस। बाकी जो सिक्किम था वो पूर्ण राज्य बन गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, और तीनों को ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम राज्य का गठन 1986 में हुए भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच जो समझौता हुआ था 1986 में, उसके आधार पर इस राज्य को बनाया गया था। इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को बनाया गया, और बिहार में से कुछ हिस्से को काटकर झारखंड का गठन किया गया। तो ये 3 राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आए। इसके बाद रिसेंटली 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अभी अब बात की थी हमने पहले स्टार्टिंग में कि 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था, उसके 3 साल बाद ही 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया था। और उस समय 1956 में हैदराबाद इतना बड़ा था जितना आज का तेलंगाना है। तो ये समझौता हुआ था कि हैदराबाद की जनता को भी सरकारी नौकरियों में एक बराबर का एक सही ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलेगा और बहुत ही सुविधाएं मिलेंगी। परंतु जिससे हैदराबाद के लोगों को ऐसी चीज़ें मिल नहीं पाई और वो निराश हो गए। इसके कारण उन्होंने अलग राज्य तेलंगाना की मांग की, और 2014 में तेलंगाना राज्य को बनाया गया। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य में तेलुगु भाषा बोली जाती है, वहाँ की प्रमुख भाषा है। अभी रिसेंटली 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में लगभग सारे ही ज़िले शामिल हैं जो पहले थे। बस 2 ज़िले शामिल नहीं हैं जम्मू कश्मीर में, कारगिल और लेह को मिलाकर लद्दाख का गठन किया गया, जो कि दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं आज के टाइम पर।
तो फ्रेंड्स 1956 में भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि 2021 आते आते 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अभी कुछ समय पहले, एक साल पहले 8 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। परंतु 2019 में एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और ये अधिनियम 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ, जिसके कारण ये चारों क्षेत्र दमन, दीव, दादरा एवं नागर ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर हम नामों में परिवर्तन की बात करें तो समय समय पर संसद ने कई राज्यों के नामों को भी परिवर्तित किया है। जैसा कि सबसे पहले जिसका नाम परिवर्तित किया गया जिस राज्य का, वो था संयुक्त प्रांत, जिसे 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसके बाद 1969 में मद्रास का नाम बदलकर संसद ने तमिलनाडु कर दिया। इसके बाद मैसूर का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक कर दिया गया और इसी साल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप और इसी तरह एक दो द्वीप और भी थे, उन सभी द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप केवल नाम दिया गया। इसके बाद 1992 में दिल्ली को, जो कि संघ शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। इसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया गया और 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा रख दिया गया, जो कि पुराना नाम था ओडिशा, उसको ओडिशा ही रख दिया दोबारा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।